है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में। आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे एसएससी से या फिर DSSS, KVS और सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि भारत जो है विकासशील देश है या विकसित देश है। तो आप आंसर देंगे कि भारत एक विकासशील देश है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकारिता। ऑप्शन नंबर 2, मूल क्षेत्र अधिकारिता। भारत के जो उच्चतम न्यायालय कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनका निर्णय लेने की शक्ति जो है वह मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आता है। अगला प्रश्न है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो उनसे बनता है नाइस। ऑप्शन नंबर 2, नाइस। ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। ये काले रंग का होता है और ये जो है साइबेरिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है ग्रेफाइट। इसका अपेक्षित घनत्व 2.25 है। यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य या प्राकृतिक गैस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। तो वाणिज्यिक स्रोत में और कौन कौन से आते हैं? तो कोयला आता है, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा आदि को वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में घरेलू उपयोग के महत्व के ऊर्जा स्रोतों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, पश्च बंकर सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से? अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का, कि पश्च बंकर सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम से संबंधित है ये पश्च बंकर सप्लाई वक्र। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? किससे है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। इसका संबंध जो है वह जलवायु परिवर्तन से है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है। यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि अब्राहम अल-काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं? एक
प्रसिद्ध शख्सियत हैं अब्राहम अलकाजी। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाट्य मंच। ये नाट्य मंच से संबंधित है इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी जो हैं इनको, इब्राहिम अलकाजी जी को 1966 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1962 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला और रंगमंच के प्रति जीवन पर्यंत योगदान को लेकर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया गया है इब्राहिम अलकाजी को। अगला प्रश्न है, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं नृत्य से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो किस राज्य का नृत्य है वो आपको बताना है। तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है यह, और यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था और इसके संस्थापक हैं महान संत श्रीमंता शंकरदेव। श्रीमंता शंकरदेव जो हैं इसके संस्थापक हैं सत्रिय नृत्य के। अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो होता है इसमें कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है जब विधानमंडल में बजट गिर जाता है। यदि राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट पारित करने से इनकार कर देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार ने उस दिन से विधानमंडल में अपना विश्वास खो दिया है, अर्थात सरकार विधानमंडल में बहुमत खोकर अल्पमत में आ जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? किस अखबार का संपादन महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 1 इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि में शुरू किया गया है ये। तो कोच्चि जो है एक बंदरगाह शहर है और 10 द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि में शुरू की गई है। इसका जो आधारशिला है वो कोच्चि में किया गया है, रखा गया है। ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र में एकीकृत नौका परिवहन परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डाकघर एटीएम कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई। चेन्नई के त्यागराजा नगर में प्रधान डाकघर में स्थित है। एटीएम डाक विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का यह एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? तो नरसिंघम समिति का संबंध जो है वह है बैंकिंग सुधार से। किससे है? बैंकिंग सुधार से इसका संबंध है नरसिंघम समिति का। 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टि से जून 1991 में नरसिंघम की अध्यक्षता में नरसिंघम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी संस्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंघम समिति की द्वितीय स्थापना जो है वो 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुल एंड बियर संबंध किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर शब्द जो है वह शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय थे
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्थापित राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर VKRV राव ने की थी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले किसने की थी राष्ट्रीय आय की गणना जो है इसका अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। और स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थापित राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो VKRV राव ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आय अनुमानों का इतिहास 1876 का है, जब दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1866 to 68 के लिए पहला कच्चे तेल का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे। सर्वोदय योजना के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैट कब लागू हुआ। वैट कब लागू हुआ भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा उत्पादन के हर पड़ाव में मूल्य की वृद्धि हो जाती है, इसलिए वस्तु के उत्पाद से लेकर बिक्री तक हर पड़ाव में वैट लगाया जाता है। अब भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।